हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देख रहे हैं 13 मार्च के एडिटोरियल का एनालिसिस। दोस्तों ये एनालिसिस बेस्ड है एडिटोरियल में यूज़ किए गए ग्रामर के रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और बहुत सारे नए इंग्लिश वर्ड्स जो आपके वोकैबुलरी को और ज़्यादा अमीर बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करें लेसन का, लेकिन उसके पहले बता दें कि ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, क्लास में भी और ऑनलाइन हमारे ऐप पर जिसका नाम है माई एग्जाम स्टडी, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। हमारा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं पीडीएफ और दूसरे स्टडी मटेरियल्स के लिए और अपडेट्स के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर जिस पर कॉल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम तीनों का फैसिलिटी अवेलेबल है। शुरू करें लेसन, लेकिन उसके पहले आप एक बात दिमाग में रखें कि बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी यूजफुल स्ट्रक्चर्स एकदम फर्स्ट सेंटेंस से ही हम आपको बताने जा रहे हैं और ग्रामर के रूल्स। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए। ए ईयर आफ्टर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड कोविड-19 अ पैंडेमिक, UN Secretary General Antonio Guterres has criticized the many examples of वैक्सीन नेशनलिज्म एंड होर्डिंग इन द वर्ल्ड। देखिए सेंटेंस बड़ा जरूर है लेकिन कड़ा नहीं है। आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ एक वर्ब है V2 और ये एक वर्ब है हैज प्लस V3 दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और आप अच्छे से देखेंगे तो दोनों क्लाउजेस के बीच में कॉमा है, तो कॉमा का मतलब कोई ना कोई कंजंक्शन तो जरूर होगा जो उनको जोड़ता होगा, और आपको अच्छे से देखने पर पता चला कंजंक्शन आफ्टर है। ठीक है, यानी आफ्टर से जुड़ा हुआ एक क्लाउज पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट है। देखिए बच्चों हम आपको बताते हैं कि आफ्टर के सेंटेंसेस आपने इस तरीके के ज्यादातर देखे होंगे। ठीक है, दे वेंट आफ्टर शी हैड गॉन। ठीक है, और अगर आपको यहां पर कोई टाइम एडवर्ब डालना है तो आप डाल सकते हैं 10 मिनट्स। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं फिर से अच्छे से। ठीक है, दे वेंट, वे लोग चले गए। कब गए? आफ्टर शी हैड गॉन, उसके जाने के बाद। आफ्टर शी हैड गॉन, उसके जाने के बाद, मतलब वो गई और उसके बाद वे लोग भी चले गए। तो आप देखिए कि यहाँ दे वेंट एक क्लाउज है ना। आप ये स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट का क्लाउज है, पास्ट परफेक्ट का क्लाउज है, पास्ट परफेक्ट का क्लाउज है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का क्लाउज है। आप यही सेंटेंस ज्यादातर पढ़े। ठीक है, और बीच में कंजंक्शन के तौर पे आफ्टर है। हाँ, आप यहां चाहें तो इस कंजंक्शन के जगह पर गौर से समझिएगा, इस कंजंक्शन के आगे हम लोग यहाँ एक एडवर्ब भी लगा सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, कंजंक्शन को मॉडिफाई करने के लिए। दैट कि हम लोग कह सकते हैं 10 मिनट्स, कह सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि वे लोग गए उसके जाने के बाद, कितना देर बाद? तो 10 मिनट के बाद। आप ऐसा सेंटेंस देखे होंगे। आप इसको उलट के ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मिनट्स आफ्टर, 10 मिनट्स आफ्टर शी हैड गॉन। मजेदार है, हम देखिए इस स्ट्रक्चर से सेंटेंस के बड़े स्ट्रक्चर पे लेके जाएंगे। शी हैड गॉन कॉमा दे वेंट, दे वेंट। ठीक है, आप अच्छे से देखें कि आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पास्ट परफेक्ट आफ्टर वाले क्लाउज में, आफ्टर वाले क्लाउज में आप देख पा रहे हैं पास्ट परफेक्ट, और तब दूसरे क्लाउज में आपको मिल रहा है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। यही मिल रहा है ना। इसमें दो काम हुआ, उसके जाने का और उन लोगों के जाने का, और दोनों काम गौर से समझिएगा, दोनों काम पास्ट में हुआ। पहले वो गई, पास्ट में जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, और बाद में वे लोग गए, बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन क्या हो कि अगर हम यहां वाला काम को पास्ट इंडेफिनिट कर दें, अगर हम ऐसे सेंटेंस कर दें, गौर से देखिएगा, हम कर दें 10 मिनट्स आफ्टर शी वेंट,
वो गई पास्ट में उसके 10 मिनट के बाद। तो जाहिर सी बात है आफ्टर जब आपने कंजंक्शन के तौर पे यूज करा हुआ है तो दोनों काम तो आगे पीछे होगा, और पहले तो यही काम हो रहा है। जब पहले ही हो गया पास्ट इंडेफिनिट वाला तो इसके बाद जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा ना। तो फिर यहां पर जो सेंटेंस आप लिखोगे क्या लिखना पड़ेगा? दे हैव गॉन। क्या लिखना पड़ेगा? दे हैव गॉन लिखना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो ही नहीं सकता, आफ्टर लगा हुआ है तो दोनों आगे पीछे। तो अगर पहले ये हो गया तो इसके बाद जो होगा पास्ट इंडेफिनिट के बाद जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। इसको कौन काट सकता है बात को? तो यही चीज आपको ऊपर बड़े सेंटेंस के रूप में नजर आ रहा है कि पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया किसको? कोविड-19 को। क्या डिक्लेयर कर दिया? पैंडेमिक। उसके बाद कितना दिन के बाद? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब ने क्रिटिसाइज किया। तो ये जो काम पास्ट में हो गया तो उसके बाद जो काम होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट ही ना होगा भाई साहब। क्रिटिसाइज किया है। किसको क्रिटिसाइज किया है? बहुत सारे उदाहरणों को। कौन से उदाहरणों को? वैक्सीन नेशनलिज्म और वैक्सीन होर्डिंग के उदाहरणों को। मतलब आज से 1 साल पहले WHO ने डिक्लेयर किया था कोविड-19 को एक पैंडेमिक, वैश्विक महामारी। क्लियर है बात? और 1 साल के बाद आज अब जाके प्रेजेंट में यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब ने क्रिटिसाइज किया है। बहुत सारे एग्जांपल्स वैक्सीन नेशनलिज्म के और होर्डिंग के एग्जांपल्स को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो वैक्सीन नेशनलिज्म क्या होता है भाई? तो वैक्सीन नेशनलिज्म एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है पूरे विश्व में, सबको वैक्सीन चाहिए कोरोना का। तो जो अमीर देश है ना वो ज्यादा वैक्सीन लेके अपने खाली अपने नागरिकों को लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि बस मेरा देश सुरक्षित हो जाए। तो यूएन के जो सेक्रेटरी हैं उनको पता है कि भैया ये कोरोना जो है कोई एक देश के लिए नहीं खतरा है, ये पूरी मानवता के लिए खतरा है। सब देश का जो हेड है, नेशन हेड है, वो इस तरह से काहे कर रहे हैं कि खाली अपना देश अपना देश अपना देश है और ले लेके जमा के ले जा रहे हैं। उनको सबको भी देना चाहिए, गरीब देश वाला को जहां पर पैसा नहीं है। तो ये होर्डिंग हो रहा है, लेकर के जमा कर रहे हैं जितना जरूरत है उससे ज्यादा, और खाली अपने देश के आगे सोच ही नहीं रहे मानवता के बारे में। तो ये वैक्सीन नेशनलिज्म हो गया। तो ऐसा बहुत सारे देश कर रहे हैं, इसलिए मेनी एग्जांपल्स ऑफ वैक्सीन नेशनलिज्म हो गया, मेनी एग्जांपल्स ऑफ वैक्सीन होर्डिंग हो गया। इसी को क्रिटिसाइज किए हैं, अभी वर्तमान में क्रिटिसाइज किए हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। इसके 1 साल पहले डिक्लेयर किया गया था कोविड-19 को पैंडेमिक, तो 1 साल पहले किया गया था पास्ट में, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट। दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आया आफ्टर, और 1 साल का गैप रहा तो ये ए ईयर आफ्टर लिखा गया। ये वाला स्ट्रक्चर वैसे समझिए ना, क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मेकिंग अवेलेबल वैक्सीन्स, वैक्सीन्स को उपलब्ध कराना। कैसे उपलब्ध कराना? इक्विटेबली, मतलब समान तरीके से प्रेजेंट्स सामने रखता है, प्रस्तुत करता है। एक ग्रेटेस्ट मोरल टेस्ट, एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा नैतिक जांच, नैतिक परीक्षा अपने समय का। ही एडेड, ही कौन? वही सेक्रेटरी साहब ने बाद में ये बात भी बोला। एडेड का मतलब पहले कुछ और बोला था, इसके बाद उस स्टेटमेंट में भी जोड़ दिया। इस बात को अगर आपको ये वाला समझने में दिक्कत होता है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मेकिंग वैक्सीन्स अवेलेबल, मेक समथिंग अवेलेबल, है ना, ये स्ट्रक्चर है। मेक समथिंग अवेलेबल, समथिंग को उपलब्ध कराना। कैसे उपलब्ध कराना? इक्विटेबली, न्यायपूर्ण तरीका से, समान तरीका से, बिना भेदभाव के अपने आप में प्रस्तुत करता है। एक सबसे बड़ा मोरल टेस्ट, मोरल टेस्ट मतलब नैतिक परीक्षा अपने समय का। उन्होंने कहा मतलब सब देशों के लिए नैतिक परीक्षा का समय है भाई साहब, कि आप जो है वही कीजिए। क्या कीजिए? कि सबको बराबर तरीके से अवेलेबल करवाइए। कौची? वैक्सीन। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ एग्जॉर्टेशंस बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस है, WHO है, उसके एग्जॉर्टेशन के बावजूद, एग्जॉर्टेशन मतलब दबाव, प्रेशर, एंड एफर्ट्स, प्रयासों के बावजूद। एफर्ट्स किस चीज का?
टू पूल रिसोर्सेज को कंबाइन करने का। कंबाइन क्यों किया जा रहा है? देखिए घरों में भी ऐसा होता है कि एक बेटा ज्यादा कमाता है, एक बेटा कम कमाता है, तो माँ बाप सोचता है कि कंबाइंड फैमिली चला दो, सबका पैसा मिला के आएगा, तो कम पैसा वाला जो बेटा है उसका परिवार भी अच्छे से निभा जाएगा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस WHO भी वही काम कर रहा है, पापा मम्मी वाला काम कर रहा है। देख रहा है कि देश में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास संसाधन की कमी है, अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास हद से ज्यादा संसाधन है, तो पूरे कर दो, पूल कर दो रिसोर्सेज को। पूल रिसोर्सेज माने कंबाइन रिसोर्सेज कर दो। ठीक है, इसका प्रयास कर रहा है और एग्जॉर्टेशन भी, दबाव भी डाल रहा है इंटरनेशनल जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब। इन सब के बावजूद, ठीक है, इन सब के बावजूद हो क्या रहा है कि सेवरल कंट्रीज वेयर अनेबल, बहुत सारे देश अनेबल थे क्या करने में? एडमिनिस्टर करने में। एडमिनिस्टर करने का मतलब देने में। क्या देने में भाई साहब? सिंगल डोज देने में। सिंगल डोज किसका? कोरोना वैक्सीन का। हालांकि वैक्सीन तो इकट्ठा किए जा रहे थे, इकट्ठा करना नवंबर लास्ट से ही, पिछले साल के नवंबर से। अब जरा इस पर आइए देखिए जो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विश्व में अच्छाई करवाना चाहते हैं, विश्व को सही रखना चाहते हैं, उनके प्रयासों के बावजूद, उनके दबाव के बावजूद, और उनका प्रयास था कि पूल कर दिया जाए रिसोर्सेज को, कंबाइन कर दिया जाए इस तरीके से कि सभी कंट्री कुड बिगिन, शुरू कर सकें एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एट द अर्लीस्ट का मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, एकदम जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। क्या शुरू कर सके? इनोक्यूलेटिंग। बिगिन के बाद V4 होता है जी, बिगिन के बाद आप 2+V1 यूज करो तो भी सही, V4 यूज करो तो भी सही, है ना। इनोक्यूलेटिंग मतलब टीकाकरण शुरू कर सके। किसका? एटलीस्ट ए फ्रैक्शन, कम से कम एक हिस्से का तो कर सके। किसके हिस्से का? ऑफ देयर मोस्ट वल्नरेबल, उन देशों के जो सबसे वल्नरेबल, सबसे कमजोर सेक्शन है, उसके एक हिस्से का तो कम से कम टीकाकरण शुरू कर सके सभी देश। ऐसा कौन चाह रहे थे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चाह रहे थे, और वो इसके लिए प्रयास, दबाव भी डाल रहे थे और पूल रिसोर्सेज भी कर रहे थे, कंबाइन करने की कोशिश कर रहे थे कि सभी देश एटलीस्ट ये चीज कर तो सकें। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे देश थे, सेवरल कंट्रीज वेयर अनेबल। अनेबल के बाद देखिए 2+V1, अनेबल 2+V1, असक्षम थे एडमिनिस्टर करने में। क्या एडमिनिस्टर? एक सिंगल डोज भी, 2 डोज का कंप्लीट वैक्सीनेशन होता है, तो सिंगल डोज भी नहीं दे पा रहे थे। हालांकि वैक्सीन जमा किया जा रहा था। कब से जमा किया जा रहा था? सिंस नवंबर लास्ट। तो देखिए सिंस के साथ टाइम आ गया, तो वाजवेयर का उपयोग नहीं ना होना चाहिए था, यहां होना तो चाहिए था हैडबीन का उपयोग ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अफ्रीका ओनली 13 कंट्रीज, देखिएगा ओनली 13 कंट्रीज हैव बिगन, शुरू किया है वैक्सीनेटिंग, टीकाकरण करना। ये किससे पता चला? अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग ट्रैकर, ब्लूमबर्ग ट्रैकर से। देखिए यहाँ पर कॉमा है और यहाँ पर कॉमा है, जब इसे कॉमा के साथ रहे तो ये बीच वाला कॉमा वाला जितना भाग है इसको गायब कर दीजिए, इधर से इधर वाला को जोड़ के सेंटेंस समझ लीजिए। ओनली 13 कंट्रीज हैव बिगन वैक्सीनेटिंग, मात्र 13 देशों ने टीका करना शुरू किया है। इन कॉन्ट्रास्ट ओवर 10% ऑफ द US पॉपुलेशन हैज बीन फुल्ली वैक्सीनेटेड। तुलना करें 13 कंट्रीज से तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका के टोटल पॉपुलेशन का 10% से ज्यादा पूरी तरह से वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। हैज बीन प्लस V3, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पैसिव वॉइस, फुल्ली वैक्सीनेटेड, फुल्ली एडवर्ब है, इस वर्ब के लिए है। और गॉट बोथ डोजेस, या तो फिर उनको दोनों डोज मिल चुका है। जाहिर सी बात है फुल्ली वैक्सीनेटेड हुआ तो बोलिए दोनों डोज मिल गया। एज हैज 3% ऑफ द ईस्टर्न यूरोप, मतलब यूरोप जो है उसका 3% आबादी को फुल्ली वैक्सीनेशन किया जा चुका है। भैया देखो कितना अन्याय है। द परसेंटेजेस नियरली डबल, ये जो परसेंटेजेस हैं लगभग दुगने हो जाते हैं। यहाँ दुगना है वर्ब, यहाँ पर डबल वर्ब के रूप में यूज किया गया है, और नियरली क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा ना, तो परसेंटेजेस नियरली डबल हो जाते हैं जब अकाउंटिंग फॉर, कंस्टिट्यूट करते हैं उन पॉपुलेशंस को दैट हैव गॉट एटलीस्ट 1 डोज, जिनको कम से कम 1 डोज मिल गया है, उस पॉपुलेशन को भी अगर शामिल कर लें
तो ये जो परसेंटेज 10% और 30% बताया गया ना, ये 20% और 6% लगभग हो जाएगा, रीचिंग एज हाई एज 34% इन द यूके। और यूनाइटेड किंगडम में ये परसेंटेज जो है सिंगल डोज वाले का करे कि कम से कम एक डोज किसको मिल गया है, तो 34% आबादी को मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट वैक्सीनेटर एमंग कंट्रीज। सभी देशों में भारत का स्थान तीसरा सबसे बड़ा वैक्सीनेटर के रूप में आता है। वैक्सीनेटर मतलब वो देश जो वैक्सीनेशन करवा रहा है। हैविंग एडमिनिस्टर्ड अबाउट 26 मिलियन डोजेस, 26 मिलियन डोजेस देने के बाद भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। देखिए भाई साहब, एक स्ट्रक्चर बताते हैं, हैविंग प्लस V3 अभी आप यहां देख रहे होंगे, हैविंग एडमिनिस्टर्ड। अगर आप इसको समझने में दिक्कत महसूस करते हैं तो आप उसको ऐसे बदल के समझिए, ये दोनों का अर्थ एक ही होता है। मतलब हैविंग एडमिनिस्टर्ड के जगह यदि कोई बोल दे आफ्टर एडमिनिस्टरिंग, आफ्टर एडमिनिस्टरिंग, ठीक है, तब गलत नहीं हो जाएगा, सही होगा। आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग अबाउट 26 मिलियन डोजेस, 26 मिलियन डोजेस देने के बाद, और अबाउट 1.9 डोजेस पर 100 पीपल, प्रति 100 इतना डोजेस देने के बाद, 2 डोज का होता है लगभग 2 डोज हो गया ना जी, 1.91 हुआ तो लगभग 2 डोजेस हर 100 आदमी में से मिल गया, तो 2 डोज का एक कंप्लीट वैक्सीनेशन है, फुल वैक्सीनेशन होता है। तो मतलब हर 100 आदमी में से 2 डोज मिला है, मतलब एक आदमी को मान के चलिए कि कंप्लीट वैक्सीनेशन हो पाया हर 100 आदमी में से। बात समझ में आ रहा है जी? लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, एक ही आदमी को दोनों डोज नहीं मिला है, ठीक है, तो कंप्लीट वैक्सीनेशन का संख्या कम हो जाएगा आगे चल के, देखिएगा। बट इट हैज फुल्ली वैक्सीनेटेड, इट मतलब कौन? इंडिया। इंडिया हैज फुल्ली वैक्सीनेटेड ओनली इतना परसेंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन, अपनी आबादी का मात्र इतना परसेंट फुल्ली वैक्सीनेट वो कर पाया भारत, 0.3%। वाइल इंडिया हैज अर्नड लॉरेल्स, अर्न लॉरेल्स का मतलब सम्मान प्राप्त करना, लॉरेल्स होता है ऑनर, रेस्पेक्ट, है ना, और अर्न मतलब कमाना। भारत ने सम्मान अर्जित किया है अपने वैक्सीन डिप्लोमेसी के लिए। इंडिया के लिए, इंडिया एक पॉलिटिकल एंटिटी है, तो इसीलिए न्यूट्रल जेंडर मानते हुए इसके लिए इट्स का यूज किया गया। इंडिया जो है एक, इंडिया ने सम्मान प्राप्त किया अपने वैक्सीन डिप्लोमेसी के लिए। सोच लीजिए 0.3% ओनली पॉपुलेशन इंडिया का फुल्ली वैक्सीनेटेड हो पाया, फिर भी इसके पॉलिसी को, इसके वैक्सीन डिप्लोमेसी को इतना अच्छा माना गया कि पूरे विश्व में इसको सम्मान प्राप्त हुआ। लेकिन द फैक्ट इज दैट, सच्चाई तो यह है कि देयर आर सेवरल पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, ऐसे अनेकों सरकारी हेल्थ सेंटर हैं, विलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वेयर नो वैक्सीन्स, कोई भी वैक्सीन्स नहीं हैव बीन एडमिनिस्टर नहीं किया गया है। मतलब ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर वैक्सीन नहीं दिया गया है, उन जगहों में सरकारी हेल्थ सेंटर, गांव और जिले हैं बहुत सारे ऐसे, ठीक है। अब देख रहे हैं हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, हैव बीन प्लस V3, नो वैक्सीन जो है सब्जेक्ट है, नन परफॉर्मर है, ये नन डूअर है। दो, हालांकि वैक्सीनेशन इन द सेकेंड फेज अपीयर्स टू हैव पिक्ड अप, ये बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर है, इसको सीखिए। अपीयर के बाद टू हैव प्लस V3, अपीयर के बाद टू हैव प्लस V3 का क्या मतलब होता है, इस स्ट्रक्चर को सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए एक एग्जांपल से इस स्ट्रक्चर को यहाँ सीखते हैं और ऊपर इस सेंटेंस में लागू करके अर्थ समझेंगे बहुत आसानी से। ही अपीयर्स टू हैव स्टोलन माई पेन, स्टोलन माई पेन, अगर ऐसा सेंटेंस लिखा, देखिए है ना, द वैक्सीन अपीयर्स टू हैव, ये देखिए भाई साहब आपका ये जो है सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या है आपका वर्ब है, और इसके बाद ये है टू हैव प्लस V3, है ना, देखिए ये टू हैव प्लस V3 है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ वर्ब आया, तो बोलिए सर ये बीच में ये क्या है, ये सर प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो नाउ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज किसका काम कर रहा है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भाई साहब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बोलिए किसके लिए सर, तो बताते हैं सर, एक मिनट रुक जाइए। ये जो नाउन है ना वैक्सीनेशन, इसके लिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
ठीक है, पूछिए कैसे, हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं ना, रुकिए जरा सा। वैक्सीनेशन अपीयर्स टू हैव, ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर अपीयर्स वाला सिखा देते हैं, उसके बाद वो प्रीपोजिशन फ्रेज वाला सिखाएंगे। देखिए, ही अपीयर्स टू हैव अ स्टोलन वॉच का मतलब क्या होता है, पहले ये वाला स्ट्रक्चर सीख लीजिए। ये अपीयर्स का मतलब हो गया इट अपीयर्स, अपीयर्स का क्या मतलब हो गया, इट अपीयर्स दैट, इट अपीयर्स दैट। अब इस ही को यहां से मिला लीजिए, टू हैव अ स्टोलन माई पेन, मतलब क्या हो जाएगा, इट अपीयर्स दैट ही हैज स्टोलन माई पेन। ठीक है, ऐसा लगता है कि उसने मेरा कलम चुराया है। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, ये प्रेजेंट है तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। बस अगर आप यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लिखते हैं आप ही के लिए समझाने के लिए, अपीयर्स के जगह अपीयर्ड कर देते आप, ही अपीयर्ड, ठीक है, टू हैव स्टोलन माई पेन, ठीक है। तब इसका क्या मतलब होता, तो ई अपीयर्ड का मतलब होता इट अपीयर्ड दैट, इसका मतलब क्या होता, इट अपीयर्ड। पेशेंटली आपको देखना होगा, सुनना होगा, ये 10-15 मिनट वाला वीडियो नहीं है, लंबा वीडियो है, लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, ठीक है। तो इट अपीयर्ड दैट फिक्स्ड हो गया अपीयर्ड के बदले, अब इसको आपको मिलाना किससे है, इधर वाले से मिलाना है, लेकिन अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। इट अपीयर्स दैट ही हैज स्टोलन माई पेन, अब यहाँ पर हैज स्टोलन माई पेन नहीं लिख सकते, पूछिए क्या है, तो देखिए भाई साहब यहाँ पास्ट आ गया, दैट है तो नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब जैसा ही वर्ब हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो गया, तो क्या यहाँ हैज होना चाहिए कि हैज के बदले हैड होना चाहिए, हैड होना चाहिए ना, तो इट अपीयर्ड दैट ही हैड स्टोलन माई पेन। तो यहाँ पर जब प्रेजेंट परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट है, तब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट होगा, सही होगा, लेकिन यहाँ पास्ट है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, तब सही होगा। तो वैक्सीनेशन अपीयर्स टू हैव पिक्ड अप, पिकअप का मतलब तीव्र हो जाना, बोलते हैं ना कि एकदम पिकअप पकड़ लिया है, तो वही वाला पिकअप पकड़ लेने वाला पिकअप है। तो वैक्सीनेशन अपीयर्स टू हैव पिक्ड अप, मतलब इट अपीयर्स दैट वैक्सीनेशन हैज पिक्ड अप। कौन वैक्सीनेशन, इन द सेकेंड फेज, ये जो इन द सेकेंड फेज प्रीपोजिशन से शुरू हुआ इसलिए इसका नाम है प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पूछे कैसे, तो ये जो वैक्सीनेशन नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है ना, कि वैक्सीनेशन ऐसा प्रतीत होता है कि वैक्सीनेशन तीव्र हो गया, तो कौन वाला, सेकंड फेज वाला, इन द सेकंड फेज मतलब सेकंड फेज वाला। तो हालांकि सेकंड फेज वाला वैक्सीनेशन ऐसा प्रतीत होता है कि तीव्र हो गया है, फिर भी देयर वेयर ओनली 1.7 मिलियन इनोक्यूलेशन, इनोक्यूलेशन माने टीकाकरण, मात्र 1.7 मिलियन, 17 लाख लोगों का इनोक्यूलेशन हुआ था फ्राइडे इवनिंग को। अगर तुलना करें किस से, प्लांट वैक्सीनेशन से, जो योजना बनाया गया था कि प्लांट वैक्सीनेशन, हम लोग के पास योजना के अनुसार कैपेसिटी है 5.4 मिलियन वैक्सीनेशन का, मतलब तिहैया से भी कम, 18 तरीके 54 होता, 17 तरीके 51, तो मतलब क्या हो गया, 5.4 का एक तिहाई, जो लक्ष्य रखा गया था उसका एक तिहाई से भी कम हम लोग वैक्सीनेशन कर पाए फ्राइडे इवनिंग को, ठीक है, सेकेंड फेज में। हालांकि तीव्र हुआ है तब ही हुआ है, तो सोचिए कि जब तीव्र नहीं हुआ था तो फर्स्ट फेज में कितना स्लो गति से चल रहा होगा, लक्ष्य का 1/3 ओनली। इंडिया एम्स टू इनोकुलेट, एम के बाद देखिएगा, एम के बाद क्या आया है भाई साहब, एम के बाद आया है 2+V1, एम यहाँ एक्टिव वॉइस में वर्ब के तौर पे है और 2+V1 आया है, ठीक है, एम के बाद 2+V1, लेकिन यही एम अगर पैसिव वॉइस में यहाँ रहता, मतलब पैसिव वॉइस में होने का मतलब क्या होता है कि बी का कोई रूप रहता और एम जो है थर्ड फॉर्म में होता, एम्ड, है ना, तब यहां पर एट होता और V4 होता, ठीक है, ही इज एम्ड एट गेटिंग ए जॉब। इंडिया एम्स, इंडिया ने अपना एम बनाया है क्या करने के लिए, इनोकुलेट करने के लिए, कितना लोगों को, एटलीस्ट 250 मिलियन लोगों को विथ 2 डोजेज, उनको 2 डोज देगा, कहां, कब से, मार्च से जुलाई तक में, यानी इसको तोड़ा जाए एवरेज में तो ओवर 3.3 मिलियन डोजेस पर डे, मतलब प्रतिदिन इतना मिलियन डोज देगा, इसको तोड़ा जाए 2 महीना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में यदि 250 मिलियन लोगों को देना है तो दिन के हिसाब से यदि बांट दीजिए तो डेली 3.3 मिलियन, मतलब 3 मिलियन का मतलब 30 लाख और 33 लाख लोगों को डेली डोज देने का लक्ष्य रखा है भारत ने, ठीक है, लेकिन सिर्फ इंडिया हैज एडमिनिस्टर्ड 1.8 मिलियन डोजेस पर डे, लेकिन अभी तक जो भारत ने दिया है हैज एडमिनिस्टर्ड, देखिए हैज के साथ V3 आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्लाउज है ना, तो प्रतिदिन भारत ने
सिर्फ और सिर्फ 1.8 मिलियन, मतलब आधा से थोड़ा सा ज्यादा लक्ष्य प्राप्ति किया। जो लक्ष्य रखा खुद ही था भारत ने, उससे थोड़ा सा आधा से ज्यादा लक्ष्य प्राप्ति किया। ठीक है, आगे बढ़े। देयर इज ऑल्सो एन अपेरेंट क्लास डिवाइड। क्लास डिवाइड का मतलब भेदभाव, एकदम स्पष्ट दिखता है क्लास डिवाइड। रिच एंड दोज बेटर इन्फॉर्म्ड, दो तरह के लोग हैं, अमीर लोग हैं और जिनके पास पूरी जानकारी है। डिस्प्रोपोर्शनेटली मतलब एक्सेसिवली गेटिंग वैक्सीनेटेड, मतलब बहुत ज्यादा उन लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। एज कंपेयर्ड टू, किसकी तुलना में? गरीबों की तुलना में। कराइए करेंगे, पैसा है, जानकारी है। देखिए अभी बात तो सही है कि अमीर हैं और जानकारी है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको पता है कि भैया ये वैक्सीनेशन से फायदा होगा, वो बहुत बड़ी संख्या में करवा रहे हैं। किसकी तुलना में? गरीबों की तुलना में। सरकार नहीं फेल हो रही है कि सरकार गरीबों तक जानकारी भी नहीं पहुंचा रही है और वैक्सीन भी नहीं पहुंचा रही है, और उनके पास पैसे नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से along with the global inequity, वैश्विक असमानता के साथ साथ, किस चीज में वैश्विक असमानता? इन एक्सेसिंग वैक्सीनेशन, टीका को प्राप्त करने में। जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसा देश है जहां पर टीका बहुत कम मात्रा में पहुंच रहा है कोरोना का, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, और वहां पहुंच भी रहा तो उसकी बहुत कम आबादी के लोग हैं जिनके पास संसाधन है उस टीका को एक्सेस करने का। तो ये जो असमानता है पूरे विश्व में, इंडिया इज सीइंग ए वर्जन, इंडिया को एक ऐसा वर्जन दिखाई पड़ रहा है ऑफ इट प्ले आउट। ठीक है, देखिए सी समथिंग और प्लस V1 या V4, ये स्ट्रक्चर यहां पर सब्जेक्ट तो होवे करेगा। ये स्ट्रक्चर कौन नहीं पढ़ा होगा? ठीक है, सी समथिंग मतलब सी के बाद ये सी जो है, देखिए इंडिया इज सीइंग, इसी सेंटेंस को हम तोड़ देते हैं यहां पर इसी स्ट्रक्चर पर, इंडिया इज सीइंग। ठीक है, किसको देख रहा है? वर्जन ऑफ इट, ए वर्जन, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ऑफ इट प्ले आउट, प्ले आउट। V1 हो गया। अब देखो कैसे कैसे, इंडिया सब्जेक्ट है, इज सीइंग सी का रूप है। ठीक है, ए वर्जन ऑफ इट ये पूरा ऑब्जेक्ट है समथिंग के तौर पे, यही समथिंग है। ऑब्जेक्ट लिखने की वजह समथिंग ही लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि वहां समथिंग था तो यहाँ ऑब्जेक्ट कैसे हो गया। ये समथिंग है और ये क्या है? प्ले आउट V1 है। इंडिया देख रहा है इसके एक ऐसे वर्जन को, इसके मतलब किसके? इनोक्यूलेशन के, एक्सेस ऑफ वैक्सीनेशन का एक ऐसा वर्जन देख रहा है घटित होते हुए 3 महीने से, सिंस वैक्सीनेशन बिगैन, जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, इसका एक ऐसा नया वर्जन इंडिया को देखने को मिल रहा है। ठीक है, द इनइक्वलिटी वाज एक्सपेक्टेड, ये सबको उम्मीद था कि असमानता रहेगा। एज लाइक, क्यों रहेगा? लाइक मेनी रिच कंट्रीज, क्योंकि बहुत सारे जो अमीर देश हैं जैसे यूएस कॉन्ट्रैक्टेड, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मेनी वैक्सीन कंपनीज के साथ फॉर सेवरल टाइम्स द डोजेज इट नीडेड। इट मतलब यूएस जैसे देश, यूएस जिसको जितना जरूरत था, इसको यूएस को जितना जरूरत था उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा डोजेस का कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे वैक्सीन कंपनी से यूएस ने कर लिया और यूएस से जैसे रिच देशों ने कर लिया। तो अगर ऐसा हो गया है तो इनइक्वलिटी तो एक्सपेक्टेड है ही है ना। इनइक्वलिटी वाज एक्सपेक्टेड मतलब इनइक्वलिटी का उम्मीद किया गया था, इनइक्वालिटी का उम्मीद किया गया था। आगे बढ़े। इट वाज प्रिसाइजली दिस, एग्जैक्टली यही चीज था जिसने हैड लेड टू, किया था, जन्म दिया था। क्या जन्म दिया था? कंसर्न को, चिंता को। किस चीज के चिंता को? वैक्सीन नेशनलिज्म के। मतलब जितना जितना जरूरत है उससे ज्यादा, कई कई गुना ज्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं आप कंपनी से, कह रहे हैं कि उससे अब मेरा 1 लाख का जरूरत है, लाओ 5 लाख हमको दे दो जी, हम 5 लाख खरीद लेंगे। काहे ला भैया? तो तेरा पास पैसा है, तो तू पैसा है तो 1 लाख की जगह 5 लाख खरीद के जमा कर ले रहेगा और दूसरा देश वाला को नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ? वैक्सीन नेशनलिज्म नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये होर्डिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ? द पाइपलाइन ऑफ सप्लाई, ये जो पाइपलाइन है सप्लाई का जो जरिया है वो लार्जली डिपेंड ऑन इंडिया एंड चाइना। मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करता था? भारत और चाइना पर। द सीरम इंस्टीट्यूट कैसे डिपेंड करता था? जो देखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और सेवरल अदर फार्मा कंपनीज आर प्राइवेट एंटिटीज, ये प्राइवेट संगठन है। एंड बाउंड बाई कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉन्ट्रैक्ट्स में बंधे हुए हैं।
किससे बंधे हुए हैं? टू द हाईएस्ट बिडर्स, हाईएस्ट बिडर से। जब कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने निकाला था तो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो सबसे ज्यादा लोगों ने बोली लगाई, सबसे अमीर बोली लगा, जो उनसे बंधे हुए हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा था। एंड नॉट नेसेसरीली द इंडियन गवर्नमेंट, और आवश्यक रूप से भारत सरकार के साथ नहीं बंधे हुए हैं। भारत सरकार के साथ मनमर्जी है, चाहे तो करेंगे, नहीं चाहे तो नहीं करेंगे, लेकिन जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हाईएस्ट बिडर के साथ, उनका तो करना ही पड़ेगा, वैक्सीन बना के देना ही पड़ेगा। While the reprieve is that more vaccines are in the pipeline, बहुत सारे वैक्सीन अभी योजना में है, काम हो रहा है उस पर। There will always be the concern, फिर भी हमेशा एक बात का चिंता रहेगा कि the poor, the old and the digitally naive मतलब वे लोग जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, जिनको इंटरनेट पर काम करना नहीं आता, रजिस्टर करना नहीं आता, वे लोग भी शॉर्ट चेंज्ड, उनको अभाव रहेगा, वो पीछे छूटे रहेंगे। The UN and WHO must continue, must plus V1 करना ही होगा। क्या करना होगा? जारी रखना होगा। जारी क्या चीज को रखना होगा? एक्सर्ट करने को। एक्सर्ट क्या कीजिएगा? प्रेशर को। किस पर? ऑन द प्रिविलेज नेशंस पर। देखिए यहां पर कितना सारा स्ट्रक्चर आया। मस्ट के साथ V1 आया, आया कि नहीं? कंटिन्यू के साथ 2 + V1 आया, जो कंटिन्यू के साथ हम लोग चाहें तो V4 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक एक्सर्ट वर्ड का प्रेशर आया, एक्सर्ट प्रेशर ऑन समबडी, एक्सर्ट प्रेशर ऑन समबडी, किसी समबडी पर प्रेशर डालना, दबाव डालना। तो यूएन को और डब्ल्यूएचओ को एकदम करना ही पड़ेगा कि वो जारी करते रहेंगे, उनको करते रहना पड़ेगा। क्या? कि वो प्रेशर डालते रहें प्रिविलेज नेशंस पर। किस लिए? कि टू इम्प्रूव ग्लोबल अवेलेबिलिटी, कि वो वैश्विक स्तर पर उपलब्धता को बेहतर बनाए। किसकी उपलब्धता? कोरोना वैक्सीन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे गरीब देशों के पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। आप लोग कई गुना जो है लेकर के रख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फार्मा कंपनीज के साथ, एज वेल एज, और साथ ही साथ उनको ये भी करना पड़ेगा, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, बियर अपॉन कंट्रीज टू इंप्रूव इक्विटेबल एक्सेस विद इन देयर टेरिटरी टू, और उन कंट्रीज के साथ मिलके काम भी करना पड़ेगा कि उनके टेरिटरी के अंदर, मतलब इन्हें के देश को खाली अवेलेबल करा दिया, देश में सब जो है खाली अमीर अमीर लोग को मिल रहा है, वैसे नहीं। उन देशों के अंदर, गरीब देशों के अंदर, अनप्रिविलेज देशों के क्षेत्र के अंदर भी समान रूप से इक्विटेबल एक्सेस हो सके, न्यायपूर्ण तरीके से सबको मिल सके, इस पर भी उनको प्रिविलेज देशों को काम करना पड़ेगा। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस और डब्ल्यूएचओ को प्रिविलेज नेशंस पर, मतलब डेवलप्ड और रिच नेशंस पर दबाव बनाते रहना पड़ेगा। खत्म। आई होप कि आपको मजा आया होगा। आज के एडिटोरियल के एनालिसिस में बहुत सारा ग्रामर, बहुत सारा स्ट्रक्चर आया, नए इंग्लिश वर्ड्स आए। अगर आपको मजा आया वाकई और आपने कुछ सीखा, यूजफुल चीजें मिली हैं, तो कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिले। लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आप सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल विजिट कीजिए, आपको आपके काम की चीजें बहुत सारी मिलेंगी, चाहे वो आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हर हालत में अंग्रेजी के लिए आप बहुत अच्छी जगह पर आए हैं। मैं ये दावा तभी कर पाऊंगा जब आप मेरा दावा तभी आपको सही सब लगेगा जब आप पूरे चैनल को विजिट करेंगे, और तब जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, और साथ ही साथ अपने मोबाइल के सेटिंग्स में यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, कोई भी अपलोड का अपडेट आपको मिलते रहे और आप एक भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच। अरे चलते चलते एक बात और बता दें, ये सारा कोर्स द हिंदू एडिटोरियल का मेरे ऐप पर, जिसका नाम है माई एग्जाम स्टडी ऐप, फ्री में अवेलेबल है।